और आज के टॉपिक में जब हम टारगेट करें माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ द एपिजेनोम और डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक इम्प्लीकेशन, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि एपिजेनेटिक्स कैसे ट्यूमर की माइक्रो इन्वायरमेंट यानी कि ट्यूमर सेल्स के जो इर्द गिर्द हो रहा है और वो कैसे इन्वेसिव हो रहा है और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। सो मेरा फोकस ज़्यादा ज़्यादा मेटास्टैटिक डिजीज़ की तरफ होगा। आई टॉक अबाउट द ग्रेड 1 ऑल्सो, लेकिन ज़्यादा फोकस उसी तरफ होगा। सो बेसिकली आज जो मैं दो बातों पे बात करूंगी, ऑल्दो यहाँ पे मैंने तीन लिखे हुए, लेकिन हम बायोमार्कर्स की बात आज नहीं करेंगे। एक बिल्कुल फ़र्क टॉपिक है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगी। तो हम इमराना, मुझे आज बता दिया करें जब मैं स्लाइड चेंज करूं, मुझे बता दिया करें। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके। सो जो बेसिकली आपका सर सेकंड स्लाइड पे जाएं सर। सो सर इस पे सेकंड पे या इस पे? नहीं सर, सर ऊपर पिछली। जाएं दोबारा। यहाँ सर, बस टुडे। सो UPARNPI सिस्टम, इसको मैं आपको तो समझा देती हूँ कि ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिसेप्टर और इनहिबिटर सिस्टम होता है। हमारा जो ट्यूमर, जो हमारा मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर प्रोटीएजेस होते हैं कुछ, जो कि जब हमारी हीलिंग हो रही होती है तो ये हरकत में आते हैं एंड दे स्टार्ट वर्किंग, और ये फिर एडिशन सेल एडिशंस को दोबारा मजबूत करते हैं और फिर सेल्स को सही तरह अपनी जगह पे लाते हैं, और इसकी वजह से हमारी हीलिंग हो रही होती है। सो इन ट्यूमर्स के अंदर दिस सिस्टम एक्चुअली ये एक्टिवेट हो जाता है और ये इनहिबिट करता है, और सेलुलर रिसेप्टर को भी बहुत पेरीसेलुलर प्रोटीलाइसिस करना शुरू कर देता है, और ये इंटरेक्शन बनाता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ, और इसकी वजह से इंटरसेलुलर मशीनरी हरकत में आती है, और जो मैट्रिक्स की डिग्रेडेशन होती है, बिकॉज प्रोटीएजेस हैं तो डिग्रेड करेंगे, और ये फिर सिग्नलिंग पाथवे करते हैं और फिर हेल्प करते हैं ट्यूमर को कि वो इन्वेड करना शुरू कर दे। और एपिजेनेटिक जो चेंजेस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च का और मेरे ग्रुप की रिसर्च का जो बेसिक फोकस है वो डीएनए मिथाइलेशन है। डीएनए मिथाइलेशन को आप सिंपल वर्ड्स में समझ लें कि डीएनए मिथाइलेटेड हो जाता है, उसमें एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, तो हम उसको हाइपर मिथाइलेशन कहते हैं। अगर उसमें से एक मिथाइल ग्रुप एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो हम उसको हाइपोमिथाइलेशन कहते हैं, और दिस हाइपर और हाइपोमिथाइलेशन की वजह से हमारी जीन्स कैसे इफेक्ट होती हैं, दिस इज एक्चुअली एपिजेनेटिक्स ऑफ डीएनए मिथाइलेशन। सो थर्ड, सो थर्ड, सो मतलब वी हैव टू बिलीव दिस कि सिर्फ और सिर्फ हमारी डिजीजेस या हमारी अपनी पर्सनालिटी जो है वो सिर्फ जीन्स पे नहीं डिपेंड कर रही है। जो 20 ईयर्स पहले का कॉन्सेप्ट था कि जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और जीन थेरेपी आ जाएगी तो रेवोल्यूशनाइज हो जाएंगी ड्रग्स भी और डिजीजेस भी, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी जीन्स को कुछ चीज़ें इफेक्ट करती हैं और एपिजेनेटिक्स फिनोटाइप चेंजेस करती हैं, और इसके अंदर आपका डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एडिशन हो जाता है मिथाइल ग्रुप का, या सब्ट्रैक्शन हो जाती है डीएनए मिथाइलेशन के अंदर। सो नेक्स्ट, नहीं सर, फोर्थ स्लाइड। इससे पीछे वाली। जी सर। अब इस स्लाइड में अगर आप सिंपल एक एपिजेनेटिक ऑल्टरेशन है और इनमें डीएनए मिथिलेशन है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन है और नॉन कोडिंग आरएनएज हैं। हमारा फोकस जो हमारा ग्रुप है डीएनए मिथिलेशन पे है, और डॉक्टर रब्बानी जो हैं, इनका पेटेंट है, ही इज़ एक्चुअली इस सारी रिसर्च के ये हेड हैं, और इन्हीं के साथ ही इज़ अ पाकिस्तानी कैनेडियन बेसिकली, और इन्हीं से मतलब यहाँ मैं अपने जूनियर्स या सीनियर सबसे कहूँगी कि आई मेट हिम इन टांटा इजिप्ट, और वहाँ से मैं खुद इनके पास गई और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, थैंक्स टू डॉक्टर शाहिद परवेज़ फ्रॉम आगा खान, उन्होंने मुझे इनसे मिलवाया था, ये कह के इज़ अ वेरी बिग रिसर्चर, तो यू मस्ट ट्राई योर लक। तो वहाँ मैंने जाके इनसे बात की, एंड आई वाज लकी इनफ कि इन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल कर दिया, और हमने इकट्ठे काम किया और हमने बहुत से पेपर्स भी पब्लिश किए। सो ये उनकी है, दिस इज़ अडेप्टेड फ्रॉम दिस, और ये ट्रेंड्स इन कैंसर रिसर्च 2017 में ये पब्लिश किया उन्होंने। सो नेक्स्ट, सो नेक्स्ट फिफ्थ स्लाइड।
पे ओके, हम सबको पता है कि जब ब्रेस्ट कैंसर या हार्मोनल थेरेपी जब हम देते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, तो होना तो ये चाहिए कि इतना अच्छा पॉजिटिविटी या रिस्पांस है तो पेशेंट्स को मेटास्टाइज नहीं करना चाहिए। बट स्टिल हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स जो होते हैं वो हार्मोन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और मेटास्टाइज कर देते हैं। व्हाई दिस हैपेंस? सो सर नेक्स्ट स्लाइड। सर नेक्स्ट। सॉरी सर, सॉरी, आप पीछे जाएंगे सर थोड़ा सा, सॉरी। आई एम सो सॉरी सर। नहीं सर, आप पीछे। नहीं सर, आगे, आगे, सर इधर। सो अगर इस स्लाइड को देखें, सिंपली आप इसमें मेंशन हो रहा है कि जो जी आपका जो नॉर्मल जो है एपिथेलियम वो कैसे ट्रांसफ़र होता है कैंसर में। जर्म लाइन म्यूटेशंस होती हैं और कई आपके जीन्स हैं, वी ऑल अवेयर ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेशन एंड अदर जेनेटिक ऑल्टरेशन। अच्छा, ये सारी जीन्स तो कर रही हैं कैंसर डेवलपमेंट में, लेकिन इससे पहले हमें नहीं पता था कि डीएनए मिथिलेशन भी उनको हेल्प कर रही है टू प्रोग्रेस ट्यूमर। और उसके बाद जब वो प्रोग्रेस, एक तो उनको हेल्प कर रही है और दूसरा जो आपका माइक्रो एनवायरनमेंट है जो आपका ट्यूमर के इर्द गिर्द का है, उसमें जो प्रोटीएजेस हैं और स्ट्रोमल इंटरेक्शंस हैं उनको भी ये इफेक्ट कर रही है और इवन एंजियोजेनेसिस को हेल्प कर रही है। और बिकॉज ऑफ द एंजियोजेनेसिस, जब ज़्यादा एंजियोजेनेसिस होगा ट्यूमर ब्रेक डाउन होगा और ट्यूमर की जो मैट्रिक्स है उसकी डिग्रेडेशन होगी, तो ट्यूमर सेल्स जो हैं उनको एक्चुअली हेल्प हो रही है कि वो मज़ीद और मज़ीद इन्वेसिव हों और मेटास्टाइज कर दें। और इसी इसी की वजह से, डीएनए मिथिलेशन के इफेक्ट की वजह से, कैंसर्स जो होते हैं मेटास्टैटिक वो हार्मोन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं टू द हार्मोन थेरेपी। So there is a need for some other therapies जो एक्चुअली हार्मोन, मतलब हम हार्मोन्स को हेल्प ना करें, हम अलग थेरेपीज लाएं। और उसी में यहाँ से जो रिसर्च शुरू हुई कि इसको जो स्ट्रोमल इंटरेक्शंस हैं और जो प्रोटीएजेज हैं और एंजियोजेनिक फैक्टर्स हैं, इनको अगर हम यहाँ से डीएनए मिथाइलेशन को जो भी ब्लॉक कर दें या हम इसको हेल्प करें या इसको हम रिवर्स कर दें, तो हम डेफिनेटली इन मेटास्टैटिक कैंसर को हम रोक सकते हैं। दिस वाज द हाइपोथेसिस बिहाइंड ऑल दिस एपिजेनेटिक स्टडीज़, और या फिर ये भी कि जो हमारे प्रोटीएजेस हैं। सो हमारा लाइन ऑफ एक्शन एज अ ग्रुप होना चाहिए। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो हमें इसमें हमारा दो चीज़ रेड में आ रही हैं, एक डीएनए मिथाइलेशन, दूसरा प्रोटीएजेस। सर पिछली स्लाइड पे जाएंगे। पीछे। हाँ जी, और पीछे सर, इस स्लाइड, सर यहाँ पे। अगर नहीं सर, सर एक स्लाइड आगे, हाँ, अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो यहाँ दो चीज़ें रेड में दिखाई जा रही हैं, एक डीएनए मिथिलेशन और दूसरा प्रोटीएजेस। सो जब हाइपोथेसिस ये था कि अगर हम डीएनए मिथिलेशन पे काम करते हैं और प्रोटीएजेस पे काम करते हैं तो तो मोस्ट लाइकली थेराटिकली हम मेटास्टैटिक कैंसर को रोक सकते हैं और हार्मोन इंडिपेंडेंट कैंसर को भी ब्लॉक कर सकते हैं। सो यहाँ से दिस ऑल स्टडी स्टार्टेड। सो नेक्स्ट। यूपीआर सिस्टम जो है उसको मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन यूपीआर सिस्टम डिफरेंट काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। उसमें फाइब्रिनोलाइसिस है, वुंड हीलिंग है, कीमोटैक्सिस है, सेल माइग्रेशन है, इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी है, और माइलोसिस है। और इन कैंसर ये चीज़ें हमें इस पे हम इसकी वजह से हमने इस यूपीआर सिस्टम पे फोकस किया। इस स्लाइड के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि यूपीआर को हाईलाइट किया गया और इसका जो एरो है कि यूपीआर रिसेप्टर सिस्टम जो है वो क्लीव कर रहा है, डिफरेंट फैक्टर्स को क्लीव कर रहा है। और इसके अंदर आपका वास्कुलर हेपाटोसाइटिक ग्रोथ फैक्टर है, वास्कुलर एंडोथीलियल फैक्टर को ये क्लीव कर रहा है। ये फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए जो कि एंजियोजेनेसिस को करता है, ये D2+3 यूपीआर करता है। ये वास्कुलर जो एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करता है क्योंकि वास्कुलर फ्रैगमेंट्स को भी ये प्रमोट कर रहा है। और दूसरा ये एडिशन ऑफ माइग्रेशन को कर रहा है। इसमें आपका जो विनेक्ट्रिन है हमारा, एक इंटेग्रिन्स, बेसिकली इंटेग्रिन्स पे फोकस है बिकॉज वो सेल एडहेजन्स कर रहे हैं। और हम माइक्रो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो सेल एडहेजन और इंटेग्रिन्स का यहाँ पे बहुत रोल आता है। सो ये यूपीआर जो है ये एक्चुअली एंजियोजेनेसिस कर रहा है और मैट्रिक्स डिग्रेडेशन कर रहा है। दिस इज द होल प्रोसेस हाउ यूपीआर कम इनटू एक्शन। और ये बाकी आपके सारे जो
ट्यूमर को हेल्प करने वाले फैक्टर्स हैं, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग है, और फिर यूपीआर अगेन ट्यूमर सेल में रिसाइकल होता है और दोबारा से अपना काम करता है. सो इट्स अ विशियस सर्कल विच गोइंग ऑन, लीडिंग टू मोर एंजियोजेनेसिस, मोर मैट्रिक्स डिग्रेडेशन, मोर अफेक्टिंग द इंटेग्रिन सिस्टम, और सेल एडिशन को ब्रेक करना और सेल लाइसिस करना, प्रोटियोलाइसिस करना, पेरीसेलुलर एरिया को इफेक्ट करना. सर नेक्स्ट. यूपिर एक्सप्रेशन जब देखने में आया तो ऑलमोस्ट हर कैंसर में मिला, लेकिन हमारा फोकस ज़्यादा आज ब्रेस्ट और प्रोस्टेट पे रहेगा. और अभी मतलब वैसे भी दोज हु आर रिसर्चर्स, उन सब के लिए मतलब ये है कि ये एक बहुत ही नोवेल एरिया है, और इस पे आप लोग रिव्यू भी, आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, इस पे काम भी कर सकते हैं, बिकॉज अभी ज़्यादातर काम सेल लाइंस पर हो रहा है. ब्रेस्ट और प्रोस्टेट में तो ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गए हैं, लेकिन और हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा और ऑस्टियोसार्कोमा में भी. लेकिन जैसे ब्रेन है और लंग्स हैं, अभी इसमें काम शुरू हुआ है. लोग अभी सेल लाइंस पे काम कर रहे हैं, अभी ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हुए. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर समथिंग न्यू, आप लोग डेफिनेटली इनकी एंटीबॉडीज़ जो हैं ये पाकिस्तान में अवेलेबल है एपकेम के पास. सो आप इस पे अगर काम करना चाहें तो इट्स अ न्यू थिंग, और आप पब्लिकेशंस भी अच्छी होंगी, और आप वैसे भी इट्स अ न्यू एरा. सो थिंक अबाउट इट. मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमें ज्वाइन करें और इसमें अपना भी शेयर डालें. अच्छा, आप इसको सिस्टम को आप असेस कैसे करते हैं, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि इस सिस्टम में को प्रॉब्लम आ रही है? सो उस तरह नेक्स्ट स्लाइड. उसमें कुछ इस स्लाइड के ऊपर लाइंस क्यों पड़ गई हैं, सॉरी. नहीं, लाइन क्यों पड़ गई? ये वदीद कैसे हाँ, ठीक हो गया? किसी ने वदीद कैसे ठीक हो सकती है? एनीवे 10th स्लाइड पे जाएं. मतलब ये इसको सारा जो है, हम इसको बंद करके दोबारा शुरू करो। सर ये पावर पॉइंट पे तो नहीं आया होगा। नहीं, नहीं, मेरे पास तो नहीं है. मेरे पास पावर पॉइंट है। ये कोई लगा रहा है, ऑटोमेटिकली लगती जा रही है। हाँ, ये अभी सर लगी है एक एक तो. इसको अनशेयर करके वदीद आप शेयर करो जरा। मैं अनशेयर करता हूँ। श्योर सर. ठीक है, अब मैंने वो कर दिया। ठीक है, अब ठीक है। सर रन। पिछली स्लाइड पे जाएं सर, एक स्लाइड पीछे. सो हम इसको जब हम असेस करनी सर, हाँ, बायोप्सी पे आप करते हैं, रेडियोलॉजिकली और इंट्राऑपरेटिवली आप कर सकते हैं इसको. सर नेक्स्ट स्लाइड. फेम फेमटेल के नाम से एक टेस्ट है जो हमारे ग्रुप ने ही किया है, और ये बेसिकली यूपीआई पीआई टेस्ट है, और इस पे एक्चुअली यूजिंग लेवल 1 एविडेंस है, इंडिपेंडेंट बायोमार्कर फॉर ब्रेस्ट कैंसर. इसमें प्रोग्नोसिस, या आप जिसको रिस्क असेसमेंट कहते हैं, वो होता है. यानी कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो खवातीन ऑलरेडी हार्मोन थेरेपी पे डाल दी जाती हैं, उनमें से कितनी खवातीन हैं जिनमें यूपीआर सिस्टम इफेक्ट होगा, और उनमें चांसेस हैं, वो रिस्क पर हैं कि उन्होंने वो मेटास्टाइज करेंगी. सो इस रिस्क, क्योंकि हमें ये असेसमेंट हो जाती है कि रिस्क पर हैं, तो इस सिस्टम को टारगेट किया जाता है, किया जा सकता है. यूरोप में ये ऑलरेडी चल रहा है, और वहाँ पे ज़्यादा रिस्क असेसमेंट होता है, स्पेशली उन मरीज़ों के अंदर जिनके अंदर अभी नोड नेगेटिव हैं. सर नेक्स्ट. सॉरी सर, मैम एक अब पीछे. सो ये रिस्क असेसमेंट है, लो रिस्क और हाई रिस्क नोड नेगेटिव होंगे. अगर आपने इस पर डिसाइड करता है क्लिनिशियन कि उसने कीमोथेरेपी देनी है कि नहीं देनी है, सिर्फ हार्मोनल थेरेपी देनी है. अगर लो रिस्क हैं तो सिर्फ हार्मोनल थेरेपी होगी, अगर हाई रिस्क हैं तो फिर कीमोथेरेपी दी जाएगी. इसकी वजह से बहुत से पेशेंट्स को आप कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से भी बचा सकते हैं. सो मेथड ऑफ डिटेक्शन यही है कि आपने कुछ सेल्स लेने हैं. अर्ली डिटेक्शन आप कर सकते हैं, हाईली सेंसिटिव है, रिलायबल है, एक सेल से भी आप कर सकते हैं. मेथड्स में एलाइजा भी आ जाता है, और मिथाइलेशन जो है पायरो सीक्वेंसेस उससे भी, और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसेस से भी हो जाता है. जीन टेस्टिंग से भी हो सकता है। जी. इमेजिंग में भी ये इसका प्रॉमिसिंग है, मतलब ज़्यादा लोग अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, बिकॉज इसमें आप यूपीआर स्पेसिफिक पेप्टाइड
AE05 जो कि मैक्रोसिटिक चिलेटेड डोटा के साथ होता है और कॉपर से रिलेटेड होता है। इसे टारगेटिंग इमेज कर कर आप इसको इमेज करके, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ब्लू एरिया, अब नज़र आ रहा है कि ये बता रहा है कि यहाँ ब्लू एरिया तक ये ट्यूमर जो है ये रिस्ट्रिक्ट है। तो ये रेडियोलॉजिकली और हाई आपको जिस तरह हाई आपको रिकरेंस बता रहा है कि ये नॉट इवन द ट्यूमर बल्कि ट्यूमर के जो इर्द गिर्द एरिया है, जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, उसमें भी फैला हुआ है। सो इवन रिसेक्शंस में सर्जन्स को हेल्प करता है ये, जिसमें वो एडिक्वेट रिसेक्शंस कर सकते हैं, नोइंग कि अच्छा ये ट्यूमर जो है इसमें यूपीआर पॉजिटिव आ रहा है। यूपीआर पॉजिटिव आ जाएगा ना, वहाँ पे वो सिग्नलिंग शो करना शुरू कर देगा कि ट्यूमर ऑलरेडी माइक्रो मेटास्टाइज हो चुका है बिफोर इट एक्चुअली मेटास्टाइज। So next. So next. सो अभी जितनी हमने स्टडी की हुई, हमने ये रियलाइज कर लिया कि यूपीएआर एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से इवन अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिव है हॉर्मोन्स को, फिर भी चांसेस ऑफ मेटासाइज वेरी हाई हैं कि अगर यूपीएआर सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और वो हाई रिस्क में फॉल कर रहा है। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि अब हमें ऐसी थेरेपीज टारगेट करनी बनानी चाहिए जिससे हम इस सिस्टम को ब्लॉक कर सकें। So, development of UAA targeted therapeutics came into existence at that time. और इसके अंदर जो बेस थेराप्यूटिक्स थी, तो हमने बेसिकली जो टारगेट किया वो वेट्रोनेक्टिन को किया, विच इज़ एक्चुअली अ ग्लाइकोप्रोटीन और इंटेग्रिन्स है। दिस इज़ इंटेग्रिन, और वो जैसा मैंने आपको कह दिया कि पेरीसेलुलर डिग्रेडेशन होती है, पेरी प्रोटोलाइसिस होता है, तो इंटेग्रिन्स आर इन्वॉल्व्ड। तो हमने उस लेवल पे जाकर इसको टारगेट किया और एक ह्यूमनाइज्ड ये एंटी। यूपीआर जो है इंटेग्रिन को इनहिबिट करेगा और सर यूपीएआर जो है ना, इंटेग्रिन्स एक्चुअली सर इंटेग्रिन्स एडिशंस करते हैं सेल, यूपीएआर हाँ सेल एडिशंस को ख़त्म कर देगा। कर अगर दे। ये हाई, ओके। अगर ये ऊपर आ रहा है तो ये सेलुलर जो सेल्स के इर्द गिर्द के सर एनवायरनमेंट है ना किसी भी हम्म सेल की, उसको ख़राब करेगा सर, प्रोटीलाइसिस कर देगा ना, हम्म प्रोटीएजेस को एक्टिवेट कर देगा, उसकी वजह से सेल एडिशंस ख़राब हो जाएंगी। और इंटेग्रिन्स तो सेल एडिशंस पे काम कर रहे हैं ना। सो अगर हम्म। आप इंटेग्रिन्स पे काम करेंगे, उनकी रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, तो जाहिर है यूपीआर अपना काम नहीं कर सकेगा। ओ ओ गुड गुड। तो सर ये एंटी ATN658 था, जो कि फाइनली हम मतलब ये जो मेरी ग्रुप था मैगिल यूनिवर्सिटी, उन्होंने इसको फाइनली ह्यूमनाइज्ड यूपीएआर एंटीबॉडी की। और हमने अपनी लैब फातिमा मेमोरियल में उस वक्त सर में होती थी जब मैंने हमने इसका एक्सप्रेशन देखा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे। वो हमें एंटीबॉडीज़ भेजते थे। मेरा रोल इस स्टडी में यही था कि मैं जितने भी स्टडीज़ होती थी, मैं उसमें एक्सप्रेशंस ऑफ एंटीबॉडीज़ जो वो तैयार करते थे अपनी लैब्स में, उनके हम एक्सप्रेशन डिफरेंट डाइल्यूशंस पे देखते थे, ताकि हम ह्यूमन ट्रायल्स के लिए उनको हम देख सकें कि आगे वो ले। क्या कुछ करें। और उसमें बेसिक हमारा मकसद यही होता था कि हमने CD31, और क्योंकि एंजियोजेनेसिस को भी सर ये रोकता है ना, क्योंकि यूपीआर सिस्टम एंजियोजेनेसिस भी करता है, तो हम CD31 देखते थे। हम सेल के अंदर सेल वॉल्स पे इसका एक्सप्रेशंस देखते थे कि एक्सप्रेशंस डल हो रहा है आफ्टर द ट्रीटमेंट, और ये देख के सर फिर हम इसको करते थे। ज़ाहिर है उस वक्त सर हम लोग इसको रैट माइस और रैट पे ही कर रहे थे। ओके, द ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर में जो सेल लाइंस यूज़ की वो LM7 PC3 MDA MB321, जो लोग रिसर्च करते हैं, लेबॉरेटरी रिसर्च हैं, वो फेमिलियर होंगे इन सब से। बाकियों के लिए ये है कि ये दोनों सेल लाइंस जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए और प्रोस्टेट कैंसर के लिए अवेलेबल होती हैं। ऑनलाइन जाकर भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगेन मतलब जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा ही, मतलब ज़ाहिर है पाकिस्तान ये काम नहीं कर रहा, चाइना ये काम बहुत ज़्यादा कर रहा है कि वो टिश्यू बैंक्स बनाए हुए उन्होंने, और आप ऑनलाइन जाकर वो डॉलर्स में आपको स्लाइड सेल करते हैं अपने टिश्यू बैंक्स की। और ज़ाहिर है ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्चर्स यही टिश्यू लाइन सेल लाइंस यूज़ करते हैं। बेसिकली व्हाट वी डिड इज़ कि हमने सबकुटेनियस और मेमोरी फैट में आईवी लगाया, इंट्राटिबियल लगाया, क्योंकि हम ट्यूमर देखना चाह रहे थे, वॉल्यूम, मेटास्टेसिस, नॉन स्केलेटल साइट्स, और साथ ही हम स्केलेटल ट्यूमर मेट्स देखना चाह रहे थे। और फिर उसके बाद एक्सरेज हुआ, माइक्रोसीटीज हुआ, बोन मार्कर्स हुए, एंजियोजेनेसिस देखने का कोशिश हुई कि एंजियोजेनेसिस को क्या हो रहा है।
और फिर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी ATN जो हमने ह्यूमनाइज था उसको हमने ऑस्टियोसार्कोमा ब्रेस्ट कैंसर मॉडल्स पे यूज़ किया. सो दिस इज़ xenografts 5 वीक्स पे आप डोज देखें ATN की 40 to 80 दी फॉर 3 पोस्ट इनोकुलेशन और 4 वीक्स आफ्टर द इंजेक्शन सेक्रीफाइस किए गए माइसिस तो देखने के लिए कि ट्यूमर को व्हाट हैपन टू ट्यूमर. सो दिस इज़ द इफेक्ट प्रोस्टेट कैंसर के अंदर. अगर आप पहला स्लाइड देखें सर, आगे जाएंगे. हाँ, नहीं सर. यस सर, थैंक यू. सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. अगर आप वीक 4 पे देखें तो कंट्रोल ग्रुप में ट्यूमर का साइज देखें, एरो से दिखा रहा है. 50 रुपए और कम हुआ है। हाँ, ATN पे कम हो गया. वीक 5 पे देखें ट्यूमर और भी बड़ा हो गया है. और जब हमने ATN दिया तो रिडक्शन हो गई. रिडक्शन हो और इवन हिस्टोलॉजी पे भी हमने वही चीज़ देखी. और जब हमने इसको एनालाइज किया एक्सरेज के ऊपर और सारा कुछ, तो कंट्रोल ग्रुप से 45% बेहतर ट्यूमर रिग्रेशन हुई. और 5th वीक में 64% हुई, विच वॉज क्वाइट रिमार्केबल. कि सिर्फ आप जब ATN दे रहे हैं विच इज़ एक्चुअली UPAR, और ये मेटास्टैटिक डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा 64% रिडक्शन इन 5th वीक. So this was very promising. So next. आई थिंक आप सब अवेयर हैं कि जो मेटास्टैटिक पेशेंट्स होते हैं उनको जोमेटा भी दिया जाता है. जोमेटा इज़ बेसिकली वो जो हम ऑस्टियोपोरोसिस, वी ऑल नो कि जब भी ट्यूमर बोन्स में जा रहा होता है तो कैल्शियम कम हो रहा होता है. बोन मेटास्टेसिस में आपका जो आपकी लाइनिंग होती है वो डिस्टर्ब होती है पहले. सो यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट था कि जी मेटास्टैटिक कैंसर जितने भी होते हैं वो पहले बोन डिस्ट्रक्शन शुरू होती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है. और दैट इज़ अनदर टोटल अलग एक डोमेन है. लेकिन बट जस्ट टू एक्सप्लेन योर सेल्फ के जोमेटा इसलिए दिया जाता है कि आप बोन डिस्ट्रक्शन कम हो और फिर उसकी वजह से आपका ट्यूमर सेल जो है उसको मेटास्टाइज होने में डिफ़िकल्टी हो. सो यहाँ पे फिर हमने यही किया कि हमने जोमेटा को भी साथ में ऐड कर लिया. तो कंट्रोल ग्रुप था एक्सरे पे. आप जो फर्स्ट है लाइन वो था. फिर ATN दिया रेड में, रिस्पॉन्स आई. लेकिन जब और जोमेटा की अलग भी रिस्पॉन्स थी, सो जोमेटा की ज़्यादा अलग रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स. हाँ, और जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो लोग 61% आपकी रिस्पॉन्स बढ़ गई फ्रॉम जस्ट 47 पड़ी बल्कि सोमेटा अलोन यूज जो पहले हो रही थी, और हमारे ग्रुप में 61% होगी. अगेन प्रॉमिसिंग फॉर दिस इज फॉर ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टैटिक डिजीज. आई थिंक वर क्लियर. यस. सो हम लोग अब तो हम फेज़ 3 ट्रायल में चले गए हैं. जब ये हमने पहले किया था तो वी वर इन फेज़ 1 and 2 ब्रेस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, और इसका यूज़ हम ज़्यादातर कर रहे थे बोन मेटास्टेसिस में. और जाहिर है वी ऑल्सो वांट कि ATN को एज ए इमेजिंग एजेंट भी यूज़ किया जाए फॉर माइक्रोमेट्स. ह्यूमन ट्रायल्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन. ज़ाहिर है अभी तक ह्यूमन फेज़ 3 के ट्रायल चल रहे हैं चाइना में, एंड और कनाडा में भी कुछ पेशेंट्स को दिया जा रहा है. बट इट्स टू अर्ली कि हम उसका रिजल्ट्स ह्यूमन में देखें. बट इंशाल्लाह जब ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं फेज़ 3 तो लंबा चलता है. एनी क्वेश्चन टिल नाउ. ये सऊदी अरेबिया की एक सिटी है, इसको किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी कहते हैं. बहुत खूबसूरत है. आप लोग आएँ. आप लोग सब उम्रा के लिए आते ही हैं. जद्दा से या मक्का से आप मदीना की तरफ जाएं तो ये न्यूली बिल्ट बीच सिटी है. ज़रूर विज़िट करें. ट्रेन से, बल्कि अगर आप लोग जाएं ट्रेन सिस्टम बड़ा अच्छा है तो वहाँ से आप सीधा केक जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सर नेक्स्ट आफ्टर. ये वाली. जी सर. UPI प्रोमोटर मिथाइलेशन. अब हम फोकस करेंगे जो मैं DNA मिथाइलेशन की तरफ आ रही हूँ. अभी तक मैंने आपको जो कुछ बताया था वो मैंने जीन के बारे में बताया था. एक ऐसी जीन जो कि हमारे मैट्रिक्स में पड़ी हुई है और वो ट्यूमर को हेल्प कर रही है, और हमने उसके अगेंस्ट एक हमने जेनेटिक थेरेपी बना दी है. अभी तक हम जेनेटिक थेरेपी बात करते हैं. अब मैं आ रही हूँ मिथाइलेशन की तरफ कि अच्छा यहाँ पर मिथाइलेशन कैसी होगी. तो हम सिर्फ बात करें इस वक्त UPA मिथाइलेशन की, जो स्पेसिफिक जीन है, हम इसकी मिथाइलेशन की बात कर रहे हैं. और इसकी जब हमने एक्सप्रेशन देखा एलाइजा के ऊपर, सर पीछे से आएंगे ज़रा स्लाइड पर. सर एक स्लाइड पीछे. सर नहीं आगे. नहीं सर, पीछे सर, और पीछे.
और एक स्लाइड और पीछे, एक और सर, और सर, समरी आ गया। नहीं सर, आप बहुत आगे चले गए हैं, पीछे जाएं सर। तो मैं पीछे चलता हूँ, ये जहाँ थे हाँ आप तो। सर पीछे और, नहीं सर आप आगे, थोड़ा सा आगे सर, आगे आगे सर। या इफ यू आप इस स्लाइड को आप देखें तो ये डिफरेंट हमने सेल लाइंस यूज़ की हैं, अर्ली स्टेज, लेट स्टेज, डिफरेंट सेल लाइंस हैं। और इन्वेजन इन इन सेल लाइंस में नेगेटिव थी और इन में पॉजिटिव थी। नहीं सर पीछे एक स्लाइड, इस पे। नहीं सर, यहाँ सर यहाँ रुक जाए। ये वेस्टर्न ब्लॉट है और इसमें आप सिर्फ फोकस करें यूपीए और पीआई जीन के ऊपर, इन के ऊपर यूज़ करें। और आप नोट करें कि ये सेल लाइंस में जैसे जैसे ईआर नेगेटिव हो रहा है, ये इनके एक्सप्रेशन बढ़ रहा है। यानी कि जैसे जैसे ईआर पॉजिटिव जो होते हैं यूजुअली लो ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं और वो नॉन इन्वेसिव होते हैं। तो जैसे जैसे एक्सप्रेशन बढ़ेगा ये इसका एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, मींस जब एक्सप्रेशन बढ़ रहा है तो मीन कि लेटर स्टेजेस में, मतलब ये सिर्फ इसलिए है कि हायर स्टेजेस में यूपीए सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है इन ग्रेड 3, तो मेटास्टाइज ज़्यादा करते हैं ट्यूमर्स से। नेक्स्ट, ये अगेन वही है। नहीं सर, थोड़ा पीछे जाएं। पीछे जाओ। जी सर, या सर यहाँ पे। ओके, दिस इज ये मतलब अब सीक्वेंसिंग में मिथाइलेशन सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं। अच्छी लैब्स में मिथाइलेशन सीक्वेंसेस अवेलेबल होते हैं और यहाँ पे हमने यूपीए प्रमोटर की बायोप्सी सैंपल पे किया है। सिर्फ इसको ये समझ लें, आप ग्रेड 1 को देखें तो मिथाइलेशन जो है ये 94% है। मैं इस वक्त हम सिर्फ 94। यूपीए जीन की बात कर रहे हैं, हम बाकी किसी जीन की बात नहीं करें, हर्टिव जीन, ईआरपी, हम किसी जीन की बात नहीं करें, हम सिर्फ यूपीए जीन की बात करें। और हमने ये ह्यूमन सेल्स लिए थे और इसमें हमने देखा कि ग्रेड 1 में 94 था, लेकिन ग्रेड 3 पहुंचते तक आप देखें 0% हो गया। इसका मतलब है कि यूपीएर जीन हाइपोमिथाइलेटेड हो जाती है और ओवर एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है। सर आगे, नेक्स्ट। ये जो डायग्राम है इसमें सिर्फ फिर वही आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आप ये देखें कि ग्रेड 1 में प्रोमोटर बहुत ज़्यादा है और ग्रेड 3 में है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे एक्सप्रेशन ग्रेड ज़्यादा हो रहा है, यूपीए जीन का एक्सप्रेशन बढ़ रहा है और ईआरपीआर एक्सप्रेशन कम हो रहा है। सो एक्चुअली ईआरपीआर एक्सप्रेशन और यूपीआर एक्सप्रेशन एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। जैसे जैसे ईआरपीआर एक्सप्रेशन कम होगा, ट्यूमर हाई ग्रेड होगा, यूपीए सिस्टम एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। सो एपिजेनेटिक रेगुलेशन कैसे होती है ट्रांसक्रिप्शन में? अब हम आए हैं डीएनए मिथाइलेशन। तो मैं जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, डीएनए मिथाइलेशन दो तरह की है, हाइपर मिथाइलेशन, हाइपोमिथाइलेशन। हाइपर मिथाइलेशन का मतलब ये है कि आपका मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है वट एवर द रीज़न। और हाइपोमिथाइलेशन का मतलब ये है कि जीन्स के अंदर आपका मिथाइल ग्रुप्स निकल गए हैं डीएनए के अंदर, और आपकी हाइपर मिथाइलेशन इफेक्ट कर रही है आपकी इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, और हाइपोमिथाइलेशन इफेक्ट कर रही है ऑन्कोजीन्स की एक्टिवेशन को, और ये प्रमोट कर रही है प्रोमेटास्टैटिक जीन्स को। और इन सब की वजह से आपको ट्यूमर प्रोग्रेशन और मेटास्टेसिस हो रहा है। अगर इस स्लाइड को आप देखें तो इससे हमें ये मैसेज मिल रहा है कि हमने हाइपर मिथाइलेशन और हाइपोमिथाइलेशन जीन्स की देखनी है अगर हम एपिजेनेटिक ड्रग्स ऐड करना चाहते हैं। हम सिर्फ इस वक्त यूपीए की बात कर रहे हैं बिकॉज ये मेटास्टैटिक डिजीज़ को हेल्प करता है। और हमने 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 इस पे देखा कि ये जो जीन है ये हाइपोमिथाइलेट होती है। इस वक्त मार्केट के अंदर ड्रग्स अवेलेबल हैं हाइपर मिथाइलेशन के अंदर अंदर जिसमें विडाज़ा और डिसिटबीन है, जो कई अच्छे सेंटर्स पे ऑन्कोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं। हाइपोमिथाइलेशन के लिए कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है बिकॉज यूपीए जीन एज सच ही लोगों को भी मतलब इतना कॉन्सेप्ट नहीं है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ इन पाकिस्तान विद ऑन्कोलॉजिस्ट कि वो कितना यूपीआर जीन पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज अब तो काफ़ी काम हो रहा है इन जीन्स के ऊपर जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट पे हैं। हमने सोचा कि एक ऐसा एजेंट, तो हमें एक हाइपोमिथाइलेशन एजेंट जो हाइपोमिथाइलेशन को करेक्ट करता है, जो हाइपर मिथाइलेशन करता है, यानी ऐसी जीन्स जो कि हाइपोमिथाइलेटेड है अगर ये ड्रग दी जाए तो वो हाइपर मिथाइलेटेड हो जाती है, यानी कि उसमें मिथाइल ग्रुप आ जाता है और वो
उसका फंक्शनिंग को वो रोक देता है। और वो ड्रग थी सैम के नाम से, एडिनोसाइल मिथेनोन। ये ड्रग ऑलरेडी मार्केट में अमेरिका और कनाडा में यूज़ हो रही थी, और ये न्यूट्रोसिटिकल एजेंट थी, है स्टिल। और इसको मूड डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होता है, डिप्रेशन के लिए होता है, और जॉइंट पेन्स के लिए लोग यूज़ करते हैं। सो हमारा ये हाइपोथेसिस है कि जी ये कैंसर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कैंसर में भी कुछ जीन्स, एटलीस्ट हमारी जीन्स जो है वो हाइपोमिथाइलेट हो रही है, तो हमें उसकी हाइपोमिथाइलेट को रिवर्स करना है। सर नेक्स्ट सर, ये वाला, दिस इज द ड्रग which is used in Canada and America already for mood disorders, depressions, joint pains. तो हमने कहा कि मे बी कैंसर के लिए भी। सो हमने ऑस्टियोसार्कोमा के अंदर सैम दिया। सर नेक्स्ट। सो हमने ये ड्रग यूज़ की इन मेटास्टैटिक डिजीज, और आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, विच इज़ 34%। कंट्रोल ग्रुप्स के निस्बत सैम ग्रुप, जिसको ग्रुप को स्मेला, उसमें मेटास्टैटिक डिजीज 34% रिडक्शन हो गई। सो नेक्स्ट। और इसमें हमने टारगेट किया बहुत सारी जीन्स को, जिसमें वेस्कुलर एंडोथेलियल थी, यूपीए पीआई था, ट्यूमर प्रोग्रेशन जीन्स को भी हमने टारगेट किया। और अगर आप इन सारे डायग्राम्स को देखें, हर जीन पे इफेक्ट आया ऑफ सैम, यानी कि हर जीन जो थी वो उसमें कहीं ना कहीं हाइपोमिथाइलेशन का फैक्टर था। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अब हाइपरमिथाइलेशन और हाइपोमिथाइलेशन देखी जाती है टू अंडरस्टैंड कि कौन से क्या इस कैंसर के अंदर हाइपोमिथाइलेशन और हाइपरमिथाइलेशन दोनों ड्रग्स देनी है या कोई एक ड्रग यूज़ करनी है। सो हाइपरमिथाइलेशन तो वैसे भी दी जा रही है जिनमें हाइपरमिथाइलेशन होती है। हाइपरमिथाइलेशन पे अभी तक कोई ड्रग अप्रूव नहीं है बाय एफडीए। सो नाउ इट्स वेल एस्टेब्लिश्ड कि जो यूपीआर जीन है वो थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिकली और इमेजिंग टारगेट है। 18 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं विद मोनोथेरेपी एंड कॉम्बिनेशन थेरेपी में चल रहे हैं। Several pro-metastatic genes epigenetically regulated, and determination of its methylation can be serve as a reliable early marker of the tumor. और अब बहुत से एपिजेनेटिक मार्कर्स भी अप्रूव हो चुके हैं, और लोग करवा रहे हैं, जिसमें आप 20 years बिफोर यू कैन नो दैट आपको कोलन कैंसर के चांसेस कितने हैं। एपिजेनेटिक आपके जो हैं मार्कर्स हो रहे हैं, एंड दे आर मोर रिलायबल बिकॉज इसमें आपने कोई इन्वेसिव प्रोसीजर्स नहीं हो रहे हैं। जद्दा आप लोग आएँ तो फार्मूला 1 ज़रूर देखें, ट्रैक्स। दिस इज़ इट। मतलब अब तक कोई क्वेश्चन है, बिकॉज मैं इम्यूनो मार्कर्स से जाना ही चाह रही एपिजेनेटिक्स, बट येस इम्यूनो एपिजेनेटिक्स से लोग मतलब आपने लैब सुनी भी होंगी कि जी आपकी जीन्स की ट्रैकिंग हो रही है, आपके इंसेस्टर्स का पता चल रहा है कि आपके कौन लोग आपके फोर फादर्स थे, ये सब एपिजेनेटिक के बेसिस पे हो रहा है। सर एक स्लाइड पीछे। मैं नॉन इन्वेसिव बायोमार्कर की तरफ से नहीं जाना चाहती हूँ। ओके ओके एंड हाँ कर सर, ठीक क्योंकि वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक्स है। आई ठीक थिंक आज के ठीक। लिए अगर आप लोग मतलब इसी को अंडरस्टैंड करें, और एपिजेनेटिक्स के ऊपर डीएनए मिथाइलेशन पे ज़रूर सर काम करें और लिखें भी। इट्स एन अपकमिंग थिंग। एंड और सर इंटरेस्टिंगली एपिजेनेटिक्स इज़ बेसिकली हमारी इन्वायरमेंट। मतलब आपने सर खुद भी देखा न्यूट्रिशन पे सर कितना काम हो रहा है आजकल, कि अब हेल्थ को न्यूट्रिशन से जोड़ दिया गया है, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ हमारी लाइफ हैबिट्स, हमारी हमारी डेली रूटीन्स, हमारा फूड, जो कि हमारा डीएनए मिथिलेशन को ख़राब करते हैं। Thank And you, Dr. Imran Tanveer. Very nice lecture and very beautiful and new information, and so many teachers, so many senior people, so many histopathologists, so many clinicians are here. And now I will open the forum to ask the question. But before that, I go forward because one of our very important teacher, that is the Professor Rafiq Anani, almost he has a very good researcher on it. Dr. Rafiq Kanani, you also, I think, can add something. Dr. Rafiq Kanani, Professor Rafiq Kanani. Yes, that's an excellent presentation and the topic. And thank you. definitely, cancer epigenetics is the way forward. We are really looking at to find the cure of cancers, and particularly the metastatic one, which is, of course, a nightmare for the pathologists, for the clinicians, for the surgeons. And I think that the
the research that she has pointed out will definitely help our own PhD candidates to explore the possibility of finding more and more agents which can really act, and we can move forward to find the cure of cancer. बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे डॉक्टर रफीक कानानी, प्रोफेसर अकीद कानानी, डॉक्टर इमरान तनवीर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया, और उसमें मुझे ना ये जाना पड़ा डॉक्टर सलमा कुंदी के कॉलेज में। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा टॉपिक था कि ये क्लिनिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट और ये सारा इनकी कोरिलेशन से पेशेंट की मैनेजमेंट और डायग्नोसिस कैसे बेहतर हो जाती है। नो डाउट इट इज़ ए मल्टी disciplinary action to control this one. Okay, somebody raise the hand. Dr. Masood? I'm Dr. Masood Ahmed Khan, professor of histopathology and HOD, Women Medical Aptabad Medical College. Aptabad, yes. Madam, very nice presentation. It's general question, right?